तो आखिरकार हेमंता ने जो कहा था वो कर ही दिया। प्रचंड बहुमत पर सवार होकर हेमंता असम की सत्ता में वापसी की उन्होंने, और आते ही जो सबसे बड़ा फैसला किया है वो क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 असम की विधानसभा से पारित हो गया है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट का ये पहला सूबा बन गया है जहां यूसीसी बिल पारित हो गया है। इसके अलावा भी 2 राज्यों में ये बिल पारित हो चुका है। ये जो है बीजेपी का दशकों पुराना एजेंडा रहा है। और इस बिल के लागू होने से क्या वहाँ पे तब्दीलियाँ आती हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे लोग शायद ना जानते हो क्या होता है, अगर आप उनको आसान भाषा में पहले मैं ये बता दूं कि जब हेमंता दूसरी बार सीएम बने हैं और जो पहली कैबिनेट होती है जी, जैसे नई सरकार बनती है ना, तो पहली कैबिनेट का पहला फैसला यही था कि यूसीसी बिल जो है वो हम जैसे ही विधानसभा सत्र होगा, अभी पहला विधानसभा सत्र हुआ और उसमें इस बिल को रखा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे नाम से ही जाहिर है, यूनिफॉर्म मतलब समानता हो, एक समान हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता है, यानी देश के नागरिक पर एक जैसा कानून लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी मजहब के हो। उन पर जो कुछ खास कानून है, शादी ब्याह से जुड़े हुए, संपत्ति से जुड़े हुए, ये एक समान लागू होगा देश के हर नागरिक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, और उनका अलग अलग सूबों में हम देखते हैं कि प्रभाव भी ज़्यादा कम है। तो ये बात होती थी कि जब हम एक देश है हमारा, तो एक जैसे कानून क्यों ना हो। बिल्कुल, जैसे हम हमेशा बात होती है ना, अब कि एक चुनाव हो, एक बार में ही हो जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। तो यही बात है कि देश यदि एक है, हम सब यदि इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा कानून भी एक जैसा हो। हिंदू के लिए क्यों अलग हो, मुस्लिम के लिए क्यों अलग हो। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात बीजेपी के एजेंडे में लंबे समय से है। और जब भी किसी भी राज्य में चुनाव जब होता है, आदर्श आप गौर करते होंगे कि जो संकल्प पत्र, बीजेपी उसको संकल्प पत्र बोलती है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो संकल्प पत्र में यूसीसी हमेशा जरूर होता है। और असम एक ऐसा राज्य है जहां आप जानते हैं कि मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो यूसीसी से पहले, यूसीसी बिल लागू करने से पहले एक कदम उठाया गया था। यदि आपको याद हो, पिछले साल हमने इस पर चर्चा भी की थी कि मुसलमानों के कई शादियों पर जो है वो रोक लगाई गई थी। तो उसी दिन माना गया था कि ये यूसीसी की ओर एक बढ़ाया गया, तो मदरसों की शिक्षा में भी दखल किया था उन्होंने। तो समझा गया था कि ये एक बढ़ाया गया कदम है। हालांकि हेमंता कहते हैं कि नहीं, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए समान है। इसका जो विरोध करने वाले लोग हैं वो विरोध क्यों करते हैं? आखिर ये तो अगर लॉजिकली देखा जाए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म के लोगों को बराबर अधिकार है। कहते हैं कि एक व्यक्ति, इस सिद्धांत पे हम चलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका एक मताधिकार है और वो बराबर है। तो इसका जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करने की वजह क्या है? क्योंकि ये धार्मिक भेदभाव की बात होती है, बीजेपी कर रही है इसलिए इसे मुस्लिम विरोधी देखा जा रहा है। मुस्लिम विरोधी देखा, उस चश्मे से देखा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं होती है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप देखेंगे कि जो असम यूसीसी के बिल की बात करेंगे उसमें ये है कि आप दूसरी शादी, आप एक शादीशुदा यदि आप हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपको 7 साल की सजा हो सकती है। तो ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सही बात, ये तो सबके लिए है। शादी की उम्र जो है, आप इसमें देखिए कि सभी लोगों के लिए शादी तलाक अनिवार्य, मतलब शादी पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। तो ये हिंदू के लिए भी है, ये मुसलमानों के लिए है। इसमें कोई भेदभाव उस चश्मे से मत देखिए। शादी का पंजीकरण यदि होता है, रजिस्ट्रेशन, तो आप ये समझिए कि 2 लोगों के लिए एक कानूनी मान्यता मिलती है उसको। बिल्कुल, खासकर उस महिला के लिए भी है कि उसका रिकॉग्निशन है उसको, जिस तरह की हम घटनाएं देख रहे हैं। बिल्कुल, पति की संपत्ति में उसका अधिकार होगा, उसके होने वाले बच्चों का अधिकार होगा। तो इसलिए पंजीकरण मैंडेटरी किया गया है। पहले जमाने में होता था कि उस समाज में शादी हो जाती थी और मान्यता थी कि चलो। और क्या क्या बदलेगा यूसीसी के आने से? बहुत चीजें हैं। आपको जैसे बता दूं कि विवाह की जो, शादी की जो न्यूनतम एज है वो 21 साल रखी गई है आदिवासियों को छोड़कर, क्योंकि वो अपने जो परंपराओं को उनको छूट दी गई है कि वे अपने परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में भी ये छूट दी गई है। ये छूट दी गई है। तो यूसीसी में, असम में आदिवासियों को इससे फ्री रखा गया है, लेकिन सभी लोगों के लिए मैरिज की उम्र 21 साल की गई है। तो आप देखिए, ये तो ठीक है। मान लीजिए किसी धर्म में, किसी मजहब में यदि छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है तो ये तो गलत है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों। और ये ऐसा नहीं है, हर मजहब में रहा है। एक ज़माने में
राजा राम मोहन राय और तमाम लोग जो हैं वो हिंदू धर्म में ही बाल विवाह, विधवा विवाह हो, बाल विवाह रुके, ऐसे तमाम सती प्रथा के खिलाफ रहे। तो जाहिर है कि समय के साथ बेहतर बदलाव आने ही चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और शिक्षा और विकसित देश होने का यही तो मतलब होता है कि आपको पता है कि छोटी उम्र में यदि लड़की के या लड़की की शादी हो जाती है तो उसके मानसिक, उसके शारीरिक अवस्था पर इसका क्या असर है। तो 21 साल की उम्र सोच समझकर वैज्ञानिक पद्धतियों को ध्यान में रख के, उसको ध्यान में रख करके ये चीज़ें की गई हैं। तो इसमें कोई कौन मजहब कहाँ से आया आदर्श? तो इसमें यूसीसी कानून से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप धोखे से यदि शादी कर रहे हैं, मान लो आप शादीशुदा हो और किसी को आपने ये झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, तो ये भी एक उसमें एक प्रावधान किया गया है। बहुविवाह पर प्रतिबंध है, बताया मैंने कि सभी धर्म के लोगों पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आदर्श कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप का मैंडेटरी किया गया है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बल्कि उससे जो होने वाले बच्चे हैं उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। आमतौर पर आप देखते होंगे कि अभी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस तरह से रहना कि चलो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन कई बार आपको उसमें बहुत तरह की विसंगतियां हो जाती हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। लड़कियों को कई बार लगता है कि उनका शोषण हुआ, उनका इस्तेमाल किया गया। तो इन सब से बचने के लिए एक सरकार ने कई बार गलत आरोप भी लगाए जाते हैं, दोनों तरफ से जिसका कोई कानूनी आधार रहता नहीं। सही बात है। आप कई बार रिश्ते में रहते हैं लंबे समय तक और फिर अचानक एक दूसरे पर गलत आरोप भी लगाए जाते हैं। तो एक रजिस्ट्रेशन होने से ये होगा कि सबको एक कानूनी एक सहायता मिल सकेगी। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड में ये हुआ था तो इस पर काफ़ी बात हुई थी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को, बल्कि इनको पेरेंट्स को भी बताना था, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। हालांकि कहा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव कानून है, हमारे देश का कानून अब लिव इन को एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो आप समझिए कि मेरा देश बदल रहा है। बिल्कुल सही बात। और ये स्वैच्छिक मतलब इंडिविजुअल की अपना डिसीजन है कि आपको कैसे रहना है, आपको शादी करके रहना है, ये तो अपनी अपनी सबकी चॉइस और अपनी पसंद है, सब कह सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात है ना कि आपको एक कानूनी सहारा मिल रहा है, कानूनी आपको आप उस दायरे में रहेंगे तो आपको पुलिस की मदद, आपको बाकी चीज़ों में भी मदद ज़रूरत पड़ने पर पड़ सकती है। तो इसमें धर्म, मजहब या कोई ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है। ये तो बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबके लिए समान हो, और इस देश की बुनियाद में ही ये बात रखी गई। आपको मालूम है कि जब 1947 में विभाजन हुआ तो एक तबका जो है वो धर्म के आधार पर विभाजन को सही मानता था, जो पाकिस्तान चला गया। बाद में बांग्लादेश के बंटवारे ने ये साबित कर दिया कि धर्म के आधार पर विभाजन जो है वो नकली था, यानी टू नेशन थ्योरी नकली थी। लेकिन उस समय भारत ने ये तय किया था कि हम धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हम समानता के आधार पर इस देश की स्थापना करेंगे और हर नागरिक को बराबर हक दिया गया था। यूसीसी उस दौर में भी जब संविधान बनाया जा रहा था तब भी एक आदर्श के तौर पे था, लेकिन तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखकर अलग अलग व्यवस्था दी गई थी। तो ऐसे में अगर हम यूसीसी तक पहुंचते तो क्या लगता है कि ये खाली बीजेपी राज्यों तक महदूद रहेगा या पूरे देश में बढ़ सकता है? ये बीजेपी शासित राज्यों में आप इसलिए इसको देख रहे हैं क्योंकि अब कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और बीजेपी का ये अधिकांश में है, बीजेपी का मूल एजेंडा है ये कि यूसीसी लागू किया जाए। तो अपोजिशन के नेता तो इसमें मुझे नहीं लगता अपोजिशन की जो सरकारें हैं वो जल्दी इसमें कुछ हाथ बढ़ाएंगी, क्योंकि मानते हैं कि ये बीजेपी का काम एजेंडा है तो हम क्यों लागू करेंगे। लेकिन जब बात वही कर रहे हैं कि जब समान नागरिक इसका जो डर दिखाया जा रहा था वो डर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 राज्यों में अगर ये जब लागू होगा और जनता देखेगी, असर देखेगी तो जाहिर है कि आप जो अनुभव करते हैं उस पर भरोसा करेंगे, ना कि कहीं सुनी बात पर। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूसीसी बिल पारित हो गया है असम में, जैसा हेमंता ने कहा था, पहली कैबिनेट में ही किया है उन्होंने। इस बारे में जाहिर है कि आपके भी कई सवाल हो सकते हैं, कई ऐसे कन्फ्यूजन। हमने कोशिश की कि ज़्यादातर पहलुओं पर बात करके आसान भाषा में आपको ये समझा सकें कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद क्या बदलेगा और आपको क्या अधिकार मिलेंगे। फिर भी अगर आपके सवाल रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल लिख सकते हैं। अगले वीडियो में और जानकारी के साथ मैं हाजिर हूं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम हेमंता की बाइट भी सुना देते हैं, जब वो बिल पास होने के बाद वो जो मीडिया से बात कर रहे हैं, तो आप वो भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए,
ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हूँ। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस पार्टी बार बार आज शरीयत की बात कर रहे थे, कुरान की बात देखिए, कर रहे थे। कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया। हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था। कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। असम में लोग एक नया एक प्रकार से नया है। मैक्सिमम आप सोशल मीडिया में देखेगा, मैक्सिमम वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज एवरीबॉडी रिफॉर्म्स आते, एवरीबॉडी कुछ जो अधिकार खास करके विवाहित महिलाओं का, सब पॉलीगेमी ना हो, विवाहित महिलाओं को अधिकार मिले, बेटा बेटियों का बीच में कोई डिवीजन ना हो, इक्वल कोई डिवीजन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिलेशनशिप रेगुलेट हो, तो हमें काफी मुसलमान समाज का सपोर्ट मिले। और आप लोग जानते हैं इस बार असम का मुसलमान समाज में ईद का समय गाय का कुर्बानी नहीं करने का भी एक सिद्धांत लिए है। तो इसीलिए मेरा लगता है कि समाज बदल रहा है। समाज यूसीसी को वेलकम किया है। 40% मुसलमान होने बावजूद हम असम में कोई विरोध का सामना नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरा लगता था इनिशियली कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध कांग्रेस ही करता है, समाज नहीं करते हैं। सर, एक लॉजिक ये है कि अगर बीवी का तबीयत खराब है तो तिरंगा में दिया था। देखिए ये क्रूरता है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति में हम मानते हैं कि पति पत्नी का रिलेशन एक डिवाइन रिलेशन होता है। अगर मेरा पत्नी का बीमार हुआ, मेरा काम दोबारा शादी करना नहीं है, मेरा काम है पत्नी को ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन कांग्रेस बोल रहा है कि मेरा पत्नी बीमार है तो और एक शादी करने का मौका मिलना चाहिए। ये क्रूरता है। ये कोई एक प्रतिष्ठित पॉलिटिकल पार्टी बोल ही नहीं सकता। अगर आपका बीवी का बीमार है तो आप उनको ट्रीटमेंट करेगा, आप उनका ख्याल रखेगा। उल्टा आप दोबारा शादी करेगा और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा और मेंटल एगोनी में पुश कर देगा। ये कैसा समाज हो सकता है? तो इसीलिए हमने ये डिमांड को रिजेक्ट किया हो। कोई कारण में, अनलेस यू प्रूव दैट शी इज अनफेथफुल, बाकी कोई कारण में पॉलीगेमी को आप अलाउ नहीं कर सकते। और उसमें भी शादी होगा, अगर आप बोल सकते हैं शी इज नॉट फेथफुल, आपको लॉ में जाना पड़ेगा, डाइवोर्स लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर ए प्रॉपर डिक्री यू कैन हैव द सेकेंड मैरिज और ए मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ
सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।